नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़ आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 कॉमर्स एस्पिरेंट बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म वन एग्जाम डॉट इन पर। आज की क्लास सामने दिख रहा होगा आपको, इनकम टैक्स का बेसिक टॉपिक लिखा है हूँ, बेसिक कंसेप्ट बाय मी CA भरत सिंह राठौड़। और ये जो है ये पर्टिकुलर किसके लिए है? ये है यूनिट 10 का हिस्सा है। यूनिट 10 सर कहाँ का क्या कोर्स है? कुछ बताओगे हमें? जी बिल्कुल बताएंगे। आज की क्लास का जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, उसके साथ साथ मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं जो मैं पहले भी कर चुका हूं। आज वापस स्टार्ट करते हैं उसको। यूजीसी नेट का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं हम हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्लस हमारे ऐप के ऊपर, राइट। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो oneexam.in, और वहां पे आपको यूजीसी नेट NTA यूजीसी नेट का आपको वहां पे बैच अवेलेबल होगा। आप वहां पे बाय कर सकते हो और रेगुलर क्लासेस हमारी वहां पे ले सकते हो। काफी क्लासेस वहां पे अपलोडेड है, काफी नोट्स है हमारे अपलोडेड है। नोट्स के कुछ सैंपल्स में मैं आज आपको दिखाऊंगा, कुछ पीपीटीज है मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ क्लासेस हमारी रेगुलर चलेगी। दिसंबर टर्म के लिए हमारी बैच अवेलेबल है, आप जाके वहां पे बाय कर सकते हो। रेगुलर oneexam.in से जुड़ सकते हो और JRF को अचीव करने के लिए आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। आपको बता दूं oneexam.in पे पहले भी बता चुका हूं, और जो बच्चे हमसे जुड़े वो जानते हैं, सारे के सारी फैकल्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारी की सारी फैकल्टी UGC JRF होल्डर है, और हम आपको JRF की तैयारी करवाएंगे। UGC नेट ही क्लियर नहीं करना है, हमें JRF भी अवेल करना है, JRF भी हमें हासिल करना है, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके भी क्वेरी कर सकते हो, जो भी आपको क्वेरी हो। उसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पे जाके oneexam.in का ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर भी क्या कर सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो, या फिर अपनी क्वेरी भी डाल सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, राइट। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम बिना विलंब किए, बिना देरी किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक हमारा है इनकम टैक्स यूनिट 10, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। हालांकि एक वीडियो पहले बना के बता चुका हूं मैं आपको, यूनिट 8, यूनिट 6, यूनिट 8 और यूनिट 10 में आपको पढ़ाऊंगा। बिजनेस मैनेजमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट के साथ ही आ गया, और इनकम टैक्स में आपको पढ़ाऊंगा। और ये मेरे सब्जेक्ट्स है। बाकी सारी दूसरी फैकल्टीज है वो आपको पढ़ाएगी, उसके उनके भी वीडियोस आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट 10 है, 10 यूनिट ही है यूजीसी नेट कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर, 10 यूनिट है, और 10वीं जो यूनिट सबसे लास्ट है वो इनकम टैक्स है। ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट कर दो आज से ही। सारे सब्जेक्ट को स्पेशलिस्ट तरीके से अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आपको कराया जाएगा, ताकि आपको आइडिया लगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की बातें वहां पे पूछी जाती है, ठीक है। तो हमारी तैयारी इस तरीके से रहेगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट, जो यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल रहेगी। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम गवाए। इनकम टैक्स, सबसे पहले इनकम टैक्स क्या है? सबसे पहली बात है इनकम पे लगने वाला टैक्स। किस पे लगने वाला टैक्स? इनकम पे लगने वाला टैक्स, या बोल दो कर, हिंदी में बोलो तो कर। क्लासेस सारी लगभग सारी मैं हिंदी में बात करूंगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में नोट सारे इंग्लिश के रहेंगे, लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा, तो आपको मेरे हिसाब से कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे क्या, आपके हिसाब से भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। जो इनकम पे लगने वाला टैक्स, जो क्या हो गया इनकम टैक्स, बेसिक बात यही है। सारी की सारी कहानी जो मैं पूरे जितने भी लेक्चर लूंगा, सारी कहानी यहीं पे शुरू करूंगा। इनकम होगी तो अपन टैक्स की बात करेंगे, अन्यथा टैक्स की बात करेंगे ही नहीं। यानी इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स होगा, ठीक है। आय पे लगने वाला कर आयकर, ये इसको इनकम टैक्स भी हम कहते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक है। बेसिक कंसेप्ट में बात करेंगे, यानी इनकम टैक्स के बारे में छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें सारी जानेंगे एकदम इजी वे में। और पिछले सालों में पूछे गए सवालों के बेसिस पे ही मेरी सारी पीपीटी और मेरे सारे नोट्स है आपके सामने, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो बेसिक हिस्ट्री से शुरू करते हैं इनकम टैक्स की। इसी तरीके की पीपीटी रहेगी सब आपके सामने, और आज अपन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। बात करते हैं कि इनकम टैक्स की हिस्ट्री कहां से आई, कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ इस दुनिया में, कब आया, किस वजह से आया, कितने टाइम तक रहा, सारी बातें करेंगे। और ये सारे के सारे पीपीटी आपके अवेलेबल भी हो जाएगी। 1860s में कब आया था? 1860 पे। 1860 में क्या आया था? इनकम टैक्स आया था। कौन लाया था 1860 में सबसे पहले इनकम टैक्स? सबसे पहले लाया था जेम्स विल्सन। कौन लाया था? जेम्स विल्सन। ये है भाई जी, क्या नाम है इनका? जेम्स विल्सन। फॉर्मर ब्रिटिश फाइनेंस मेंबर है। पहले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते थे, निर्मला सीतारमण वैसे नहीं होते थे, पहले क्या होता था? फाइनेंस मेंबर होते थे, ठीक है। फाइनेंस मेंबर कौन थे? जेम्स विल्सन 1860 में लेकर आए थे, इनकम टैक्स का कंसेप्ट लेकर आए थे भारत के अंदर, ठीक है। क्यों लाए थे? उसके पीछे रीजन था कि 1800 जस्ट इसके पहले 1857 में क्या हुई थी? फ्रीडम मूवमेंट हुआ था। क्या हुआ था? फ्रीडम मूवमेंट हुआ था। फ्रीडम मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। और उस क्रांति में बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को, और
जो भी रूलर थे, इस वजह से उनका कर नहीं आया था, उनको रेवेन्यू इनकम नहीं हो रही थी, जितने भी सामंत थे वो नहीं दे रहे थे राजाओं को पैसे, और इस वजह से उनका क्या हुआ, उनको नुकसान होने लगा, फाइनेंशियली लॉस होने लगा ब्रिटिश सरकार को। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली, उन्होंने स्कीम निकाली कि भैया एक काम करते हैं अपन क्या करें, एक नई कर की प्रावधान लाते हैं, नया प्रोविजन लाते हैं, नई एक्ट लाते हैं, इससे होगा। तब जेम्स विलियमसन को बुलाया गया था वहां से, उस समय के ब्रिटिश फाइनेंस मेंबर थे ब्रिटिश के। उन्होंने बोला कि भैया क्यों ना हम एक नया कंसेप्ट लाया जाए, इनकम टैक्स। क्या नाम रखा इन्होंने, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब इनकम पे लगने वाला टैक्स, यानी जो भी यहाँ पे रह रहे, जो भारत में रह रहे, वो इनकम कमाएंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, राइट। तो सबसे पहले 1860 में लाया था। 1857 की क्रांति का नुकसान, जो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया था, 1860 में जेम्स विल्सन नामक आदमी ने इसको पहला नाम दिया था। उसने इनिशियल जब ये दिया था, उसने बोला था 5 साल के लिए इसको रखा जाए। कितने साल के लिए, 5 ईयर, सिर्फ 5 साल के लिए रखा जाए, ताकि हमारा जो घाटा वो कवर हो जाए, फिर इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन फिर वो आगे चलता गया, सरकारों को जो नई नई सरकार आती है उनको फायदा होता गया, और उन्होंने बोला आगे इसको कंटिन्यू रखे। 1886 में इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया, इसको एक कानून बनाया गया 1886 में, यानी 60 में आया था, कितने 26 साल बाद, 26 ईयर्स के बाद इसको एक एक्ट के रूप में तैयार किया। एक्ट करते ही बोले परमानेंट लागू कर दो भैया, इसको क्या कर दो, परमानेंट लागू कर दो। अब ये 5 साल के लिए नहीं, इसको टेम्परेरी मत रखो, एक्ट बना दो, कानून बना दो। तो 1886 में फर्स्ट टाइम आया था। फिर 1961 में इसको एकदम सही तरीके से देश आजाद भी हो गया था, और उसके बाद हमारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उन पार्लियामेंट ने इसको क्या कर दिया, एक्ट पारित कर दिया था। तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट कब किया गया था, 1 अप्रैल 1962 में, ठीक है। याद रखना 1 अप्रैल 1961। कई बार सवाल आता है कि इनकम टैक्स लागू कब हुआ था, इनकम टैक्स लागू हुआ था 1961 है, तो ईयर को देखिए, ये मत सोचना 61 में लागू हुआ इसलिए 61 है, अगले साल 1 अप्रैल 1962 को लागू, ठीक है। फिर क्या बात हुई, एवरी ईयर, हर साल क्या होता है, जैसे जैसे अब 1961 में ही आया था कानून, 1961 में कानून आने के बाद क्या हुआ था, अब जैसे जैसे चेंज होता गया, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, आपको भी पता है 2G 3G 4G 5G ऐसा आता गया, तो अब धीरे धीरे चीजें भी चेंज होती गई, इनकम के सोर्स भी चेंज होते गए, लोगों में नई नई चीजें, वेरिएंट डेवलपमेंट होता गया। तो हर साल यूनियन बजट के तहत, यूनियन जो बजट होता है पार्लियामेंट में, फरवरी के टाइम एक बजट लॉन्च किया जाता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो भी है, जो भी निर्मला सीतारमण है, वो लॉन्च करेगी, ठीक है। तो वो हर साल एक यूनियन बजट लॉन्च करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके अंदर जो भी संशोधन किए जा सके, इस साल के लिए क्या संशोधन है, इस साल आपकी इनकम स्लैब रेट को बढ़ा दिया जाए, इस साल कम कर दिया जाए, ये नई छूट दे दी जाए, या ये छूट दी हुई है उसको हटा दिया जाए, इस तरह के प्रावधान, इस तरह के प्रोविजंस लाए जाते हैं। वो कब लाए जाते हैं, हर साल यूनिट बजट के दौरान एक बजट लॉन्च किया जाता है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। आगे आएगा, इसको और अच्छे तरीके से अपन और देखेंगे, ठीक है। क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, ओके। तो एवरी ईयर यूनियन बजट अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंस एक्ट, व्हिच कंटेन्ड अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर द रेलिवेंट ईयर। उस साल रेलिवेंट ईयर में जो भी अमेंडमेंट, जो भी चेंजेस की आवश्यकता है, वो वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, उसको लागू किया जाता है, ओके। यहां तक बात समझ आई, इनकम टैक्स है क्या, 1860 में आया था, 61 में कानून बन गया था, इनिशियल 5 साल के लिए आया था, 1 अप्रैल 1962 में इसको लागू कर दिया गया था 1962 में। और एनुअल फाइनेंशियल बजट, जो हर साल के बजट पे इसको क्या किया जाता है, इसी एक्ट को क्या किया जाता है, इसमें कुछ चेंजेस करनी है, कुछ नई चीजें लानी है, कोई अमेंडमेंट लाने हैं, तो वो लाए जाएंगे या फिर हटाए जाएंगे, ठीक है। ये कौन करता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करती है, उसके साथ ये करता है, उसके साथ इसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल एक्ट बोला जाता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट बोला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स इज अ बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का सबसे बेसिक सोर्स क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मेन सोर्स है सरकार का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इससे होता क्या है, इससे ये होता है, इसका जो पैसा आता है उसमें खर्चा कहाँ किया जाता है, डिफेंस में खर्चा किया जाता है, यानी हमारे आर्मी में किया जाता है, एजुकेशन में, फ्री एजुकेशन आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में, हेल्थ केयर, कोरोना में आपने देखा होगा हेल्थ केयर में पैसा सरकार के पास वहीं से आया हुआ, वो इकट्ठा कर रखा, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग, लाइट, पानी, ये सब सुविधाएं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्चा किया जाता है, ठीक है। यहां पे बात चलिए, आप हिस्ट्री पता चली, इनकम टैक्स है क्या, बेसिक सी बात करते हैं, आगे चलते हैं। व्हाट इज टैक्स, टैक्स माने क्या, टैक्स का मतलब क्या। टैक्स इज सिंपली अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। एक समाज में रहने की लागत, यानी समाज में, सोसाइटी में रहने का जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी इज इक्वल्स टू टैक्स। वही क्या है, हमारा टैक्स है। यानी एक तरीके से समझ लो फीस है, हम क्या सरकार को देते हैं पैसा, फीस देते हैं, ताकि हम इस समाज में, और समाज में रहने के साथ साथ समाज की जितनी भी सुविधा है
उन सुविधाओं को हम क्या करें, उनका भोग कर सके, उनको हम यूटिलाइज कर सके, चाहे रोड पे चल रहे हैं, चाहे लाइट पानी ले रहे हैं, चाहे और भी फैसिलिटी ले रहे हैं गवर्नमेंट की, हेल्थ केयर, कोरोना टीका लगाया अपन ने, जो भी किया, ये क्या है, ये हम कॉस्ट पे करते हैं, इनकम टैक्स पेयर जो कॉस्ट पे करते हैं उससे सारे सब लोगों के घर चलते हैं, ठीक है। कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी, सरकार समाज की जो सामान्य कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, जो एक समाज को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए जरूरत है, उन जरूरतों की पूर्ति इसी टैक्स से की जाती है। ओके जी सर, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा है सर, बड़ा मजा आ रहा है, अच्छी अच्छी पीपीटियां है, मजा बड़ा आ रहा है, सर ने बड़ी मेहनत की है, उस मेहनत को आपको यहाँ मैं बार बार आपको दर्शा रहा हूँ ताकि आप मेरी मेहनत पे पानी ना फेरो। चलो ठीक है, और आज ही डाउनलोड करो oneexam.in और वहां पर जाके कोर्स बाय करो यूजीसी नेट, सारी चीज ऐसे पीपीटी मिलेगी, बड़े मस्ती से पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे और बड़े सरलता से इस यूजीसी नेट का जेआरएफ होल्डर बनेंगे हम सब। टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स दो प्रकार के होते हैं भारत देश के अंदर, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सिंपल सिंपल बात समझना, पहला डायरेक्ट टैक्सेशन, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नाम ही है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट आपकी जेब में हाथ डाल के ले लिया जाए वो है डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट जो आपके जेब में नहीं, आपके पड़ोसियों के या आपके घर वालों के जेब में से आपने दूसरी आइटम ली, वहां से लिया, अब बर्डन आपके ऊपर ही पड़ना है, लिया दूसरी तरीके से, दूसरी जगह से, बर्डन सारा आपके ऊपर ही पड़ना है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है सर, बात समझ में आई। क्या है लेवाई, क्या होता है, डायरेक्टली ऑन इनकम ऑफ पर्सन, एक आदमी की आय पे डायरेक्टली लेवाई हो जाती है, डायरेक्ट उस पर लागू हो जाती है, ठीक है। लेवाई मतलब लागू कैसे होती है, उसके डायरेक्ट लगती है, उसको डायरेक्ट टैक्सेशन कहा जाता है। दूसरी तरफ क्या है, ऑन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अगर आप मोबाइल खरीद के आए, मोबाइल पे टैक्स दिया, तो डायरेक्टली तो आपसे नहीं लिया, लेकिन टैक्स के टैक्स आखिर बर्डन आपके ऊपर ही पड़ा, क्योंकि आपने वो गुड्स लिया, आपने वो मोबाइल परचेज किया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। क्या डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट हो सकता है, क्या उसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, नहीं सर, कभी भी, कतई भी नहीं, इसका बर्डन कतई शिफ्ट नहीं हो सकता, ये हमेशा ही एक आदमी के उसके ऊपर ही रहेगा। मतलब मेरा इनकम टैक्स है, मुझे ही भरना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगा मेरी वाइफ भरेगी, या मेरी वाइफ का इनकम टैक्स मैं नहीं कह सकता कि मैं भरूंगा, उसी को ही भरना पड़ेगा। हाँ, पैसे मैं उधार दे सकता हूँ, वो भर सकती है, बट उसको ही भरना पड़ेगा। ये शिफ्टेड होता है, बिल्कुल शिफ्ट होता है। क्या होलसेलर टैक्स भरता है क्या, बिल्कुल सर होलसेलर टैक्स भरता है, लेकिन वो उसका बर्डन किस पे डाल देता है सर, रिटेलर पे डाल देता है। क्या रिटेलर अपनी जेब से भरता है क्या, नहीं सर, क्या बात करते हो, मजाक करते हो, वो किस पे डाल देता है बर्डन, वो अल्टीमेट जो कस्टमर होता है आपका, अल्टीमेट कस्टमर, उसके ऊपर बर्डन डाल देता है। नहीं, जो प्रोडक्ट को लास्ट में खरीदेगा टैक्स भी पूरा पूरा उसको देना पड़ेगा। ये तो बीच के सिर्फ जरिए है, ये आगे से पैसे कलेक्ट करके सरकार को देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जाम्पल क्या है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आपके सामने है इनकम टैक्स, क्या है, एक वेल टैक्स भी होता था जो हट गया है, तो क्या है आपके सामने सिर्फ इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्या है, वो है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी ये दोनों अभी भी है। जीएसटी पहले सेल टैक्स, वेल टैक्स, सर्विस टैक्स सारे होते थे, उनको हटाकर एक कर दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसकी भी क्लासेस मेरी अवेलेबल है, वो भी आपको अलग अलग टॉपिक में अलग अलग जगह पढ़ाई जाएगी। और कस्टम ड्यूटी भी है आपके सामने, यानी कस्टम ड्यूटी भी क्या होता है, आपसे लिया जाता है, यानी बाहर से, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट हुआ है या इंडिया यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट किया, दोनों पे जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और वो भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता है। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी आपको, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। हम क्या पढ़ रहे, हम सर पहली बात इनकम टैक्स पढ़ रहे, जो कि क्या है डायरेक्ट टैक्स, यानी उसका बर्डन कभी शिफ्ट नहीं हो सकता, वो डायरेक्टली जो इनकम कमा रहा है उससे लिया जाता है। नई पीपीटी फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के हिसाब से समझते हैं कि ये कैसे इनकम टैक्स का पावर कैसे दिया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से संविधान में, संविधान के कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में इसका क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, पावर दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आर्टिकल 265 आता है, क्या आता है 265, ठीक है। ऐसे तो 46 पहले आता है, लेकिन 265 को पढ़ते हैं अपन। आर्टिकल 265 में क्या बोला हुआ है, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी भारत में कोई भी टैक्स ना तो लागू किया जाएगा ना लिया जाएगा बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कानून की अथॉरिटी जो अधिकार जिसको दिया गया उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता ये, यानी जिसको अधिकार दिया गया वही लेगा, पहली बात। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल 265 क्लियर करता है कि जिसको अधिकार मिलेगा वही काम करेगा, यानी जिसको जो काम मिलेगा वही करेगा, दूसरे लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये भी पता करना पड़ेगा ना भाई अधिकार दिया किसको है, तो आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल, आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल कौन सा, सातवां शेड्यूल क्या बोलता है, वो बोलता है 3 लिस्ट दी अथॉरिटी की, हमने कितनी दी है, 3 लिस्ट ऑफ अथॉरिटी दे दी कि भाई किस किस को क्या क्या अधिकार है, कौन से टैक्स लेने का अधिकार है, उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार है,
और कुछ छोड़ना, छूट देनी है, एग्जाम देना, तो वो भी अधिकार उन लोगों को ही है। तो 3 लिस्ट है, कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। नाम से पता चल गया। यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भाई, जिसको हम हमारी लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हम उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। जो क्या उनसे होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट यानी स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी बोथ, दोनों, यानी सीजी प्लस एसजी, यानी स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों। ठीक है। तो यूनियन लिस्ट कौन सी है? तो बोला यूनियन लिस्ट में जिन जिन टैक्स का नाम है उसका एक्सक्लूसिव पावर है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट ही इसका क्या बनाएगा? कानून बनाएगी, मेक्स द लॉ ऑन द मैटर ऑफ कंटेनिंग इन यूनियन लिस्ट। यानी यूनियन लिस्ट में जितने भी है, यानी ए बी सी जितने भी है, इन सब के कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और किसी को पेनल्टी वेनल्टी दंड देना है या किसी को एग्जाम्पशन देना है, छूट देनी है, तो ये भी कौन करेगा? सब उसका ही नाम लिखा है। तो ऑथोरिटी ऑफ पावर कौन है? ऑथोरिटी ऑफ पावर कौन है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो ही करेगी। कौन सी? जो यूनियन लिस्ट में नाम लिखा हो। ठीक है। अच्छा, ऐसे कैसा स्टेट लिस्ट में लिखा होगा तो सीधी सी बात है, तो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास चला जाएगा? स्टेट लिस्ट में जो भी है तो वो स्टेट के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? स्टेट के पास। यानी यहां पे भी ए बी सी डी जितने भी टैक्स है उसका सबका पावर यानी कानून कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट करेगा। छूट देना तो कौन करेगा? स्टेट करेगा। कोई दंड वंड देना, पेनल्टी वेनल्टी देनी है, इंटरेस्ट ब्याज वसूल करना, तो कौन करेगा? सारा का सारा स्टेट करेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में यानी जो इस लिस्ट में जिन जिन की टैक्स का नाम है उनमें ये दोनों करेंगे, सेंट्रल भी करेंगे। बोथ कैन मेक्स द लॉज ऑन मैटर्स कंटेनिंग इन कॉन्करेंट लिस्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी करे। यहां तक बात समझ? ठीक है, ये तो बात समझ में आई। सर हमारा इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में? तो मैंने साइड में दे रखा है, देखो एंट्री नंबर 82। याद रखना, सवाल आ सकता है एंट्री यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री नंबर पे इनकम टैक्स है, तो याद रखना एंट्री नंबर 82 में क्या है? एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स लिखा हुआ है और वो यूनियन लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है। दैट मींस लॉज, वो यूनियन लिस्ट के अंदर यहां पे लिखा हुआ है क्या? इनकम टैक्स। यहां पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स, तो इसके सारे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। को छूट वूट देनी है तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी प्रकार का दंड, पेनल्टी, इंटरेस्ट, प्रोविजन, केस वेस, उल्टारा उल्टारा कौन करेगा? सब सर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि सारा अधिकार ही इसको दे दिया गया है आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में। राइट? यहां तो कोई परेशानी, यहां तो कोई समस्या नहीं? सर क्या बात करते हो, कोई समस्या नहीं। अगर और भी कोई समस्या हो किसमें? कोर्स परचेज करने में, तो आपके सामने नंबर दे रखे, व्हाट्सएप नंबर 8233504084 पे आप मैसेज कीजिए और अपनी क्वेरी को सॉल्व कीजिए, या जो भी सवाल पूछने आप वहां पे पूछ सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेरी हमारे रिलेटेड, क्वेरी सब्जेक्ट रिलेटेड, तो ऐप के अंदर चैट बॉक्स दे रखा है, उसमें भी आप डाल के क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप है, उसमें भी आगे पर्सनली मेरे नंबर, टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है वहां पे जाके मुझे भी मैसेज कर सकते हो। चलो, क्या लिखा हुआ 82 एंट्री नंबर 82 के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर जो एंट्री है जिसमें हम इनकम टैक्स को पाते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है लॉज ऑन टैक्सेस ऑन इनकम, यानी इनकम पे होने वाली, जो इनकम होने वाली है उस पर जो टैक्स है उसके लिए जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? 82 में लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट बनाएगी। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ पे क्या किया हुआ है? यहाँ पे एक्सक्लूड कर रखा है, निकाला हुआ है, यानी कभी भी इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम आएगी नहीं। हालांकि जब एग्जाम्पशन पढ़ेंगे अपन सेक्शन 10(1) में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता, वो सब बात अलग है। लेकिन आप ध्यान रखना, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम को शुरुआत में ही यूनियन लिस्ट की एंट्री में ही निकाल रखा है कि एग्रीकल्चर इनकम पे, यानी कृषि जो इनकम होती है वो कृषि इनकम पे कभी भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यहां तो कोई समस्या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सर। अब आगे चलते हैं, इनकम टैक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स है, यानी क्या क्या तरीके के इंपोर्टेंट, यानी इनकम टैक्स बनता है तो उसमें किस किस प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी इनकम टैक्स खाली इनकम टैक्स एक्ट से चलता है या और भी उसके साथ दूसरे कंपोनेंट भी साथ में जुड़ते हैं, तो एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके बारे में तो सारी बात बता ही चुका हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 61 में आया था। ठीक है, और 1 अप्रैल 62 में लागू हो गया था। ये वो एक्ट है, ये वो कानून है जिसके तहत इनकम टैक्स पूरा चलता है। याद रखना इसके अंदर कितनी सेक्शन है? 1 से लेकर सेक्शन 1 से लेकर 298 सेक्शन से, कितनी है? 298 सेक्शन। याद है मुझे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया था कि इसमें कितनी सेक्शन और कितने शेड्यूल है, तो याद रखना कितने शेड्यूल है ये आपके सामने कितने हैं, ये हो गया आपके 14 शेड्यूल। कितने हो गए? 14 शेड्यूल से इसके अंदर, और 298 क्या है? सेक्शन इसके, याद रखना।
इस इनकम टैक्स के अंदर, जो इनकम टैक्स को पूरा क्या करता है, मेंटेन करती है, गवर्न करती है। तो पहला कंपोनेंट क्या होगा, खुद एक्ट, खुद उसका कानून, खुद उसका लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा जो उसको हेल्प करती है वो एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो मैंने बताया था हर साल के बजट पे, यूनियन बजट के अंदर इस एक्ट को लाया जाता है, जो हमारे फाइनेंस बिल के नाम से भी जाना जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसको लाती है, ठीक है, या लाता है। वो क्या करता है, फाइनेंस बिल पेश करता है पार्लियामेंट में और उसको पास कर दिया जाता है, तो वो एनुअल फाइनेंस एक्ट हो गया। यानी इसी इनकम टैक्स के अंदर, इसी इनकम टैक्स में जो भी संशोधन है, जो भी अमेंडमेंट्स है, वो अमेंडमेंट्स कहां पे बताए जाएंगे, वो एनुअल फाइनेंशियल एक्ट के अंदर बताए जाते हैं। फिर उसके साथ तीसरा कंपोनेंट आता है इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स रूल्स बोलता है कि भैया इनकम टैक्स को समझने में कहीं कोई समस्या हो जाए तो इनकम टैक्स रूल्स का सहारा ले लीजिए आप। जो कौन निकालता है, जो निकालता है रूल्स कौन बनाता है, वो बनाता है सीबीडीटी मेक्स द रूल्स। सीबीडीटी कौन है, सेंट्रल बोर्ड, सीबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ये वो डिपार्टमेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है, यानी पूरे डायरेक्ट टैक्स को संभालने वाला वो डिपार्टमेंट है, जिसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और वो ही बनाती है रूल्स। यानी अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ इफ या बट है, तो उसके रूल्स बना के क्लैरिफिकेशन कौन देता है, वो सीबीडीटी देता है। यानी एक रूल बुक अलग से होती है, उसमें सारी क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। यानी इनकम टैक्स एक्ट में इतनी सी बात कह दी कि सैलरी वाले आदमी से, कम सैलरी वाले लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसने तो एक्ट में इतनी बात कह दी, लेकिन कम किसको माने सर, ज्यादा किसको माने, इसका सही मूल्य कौन बताएगा कि इतने अमाउंट से ज्यादा कम होगा या इतने अमाउंट से ज्यादा होगा, तो ये बताया जाता है इनकम टैक्स रूल्स के अंदर। और ये बताता कौन है, ये बताता है हमारा सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। यानी रूल्स क्या करता है, एक्ट को ही थोड़ा सा एलोबरेट करता है, उसको साफ सुथरा करता है, बोल देता है भाई सैलरी 2.5 लाख से ऊपर वाले सैलरी नीचे वाले लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, 2.5 लाख से ऊपर वाले से टैक्स लिया जाएगा। तो ये अमाउंट बताने वाला है, जो 2.5 लाख का अमाउंट बताने वाला, ये कौन है, ये रूल्स है। 3 कंपोनेंट पढ़ लिया हमने, इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट जो हर साल आता है, और इनकम टैक्स रूल्स। नेक्स्ट 3 कंपोनेंट और है आपके सामने, क्या, सर्कुलर, नोटिफिकेशन और केस लॉस। सर्कुलर, नोटिफिकेशन एंड केस लॉस, ये क्या है पढ़ेगा। सर्कुलर कौन इशू करता है, ये भी इशू कौन करता है, सीबीडीटी। सीबीडीटी और क्या करता है सर, रूल्स भी सीबीडीटी निकालता है। इनकम टैक्स के जो रूल्स निकालते हैं वो भी कौन निकालता है सर, सीबीडीटी निकालता है। और ये सर्कुलर भी कौन निकालता है, वो भी सर सीबीडीटी निकालता है, ठीक है, ओके सर। टू डील, क्या है ये सर्कुलर, टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और ड्यू क्लैरिफाइड डाउट्स। किस लिए आता है ये सर्कुलर, या तो कोई स्पेसिफिक क्या हो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाए। यानी भाई मैं टैक्स पेयर हूं, मुझे किस चीज पे क्या होगी, मुझे किस चीज पे प्रॉब्लम होगी, मैंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, इसको मुझे निवेड़ा चाहिए, या इस पे मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, इस पे मुझे सफाई चाहिए, मेरा ये मानना है, आपका ये मानना है, इस पे क्या है। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाए, या कहीं पे क्लैरिफिकेशन देना है, कहीं पे कोई डाउट है उसको सॉल्व करना है, यानी क्लैरिफाइड द डाउट, डाउट को सॉल्व करना है, यानी किसी डाउट को सॉल्व करना है, किसी डाउट को सॉल्व करना है, तो वहां पे क्या दिया जाता है, क्लैरिफिकेशन, यानी सर्कुलर दिया जाता है। और जारी कौन करता है, वो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, एक सर्कुलर जारी करके जो भी दुविधा है उस दुविधा का हल किया जाता है। ये एक तरीके से गाइडेंस होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आपने गाइडेंस मुझसे लोगे, तो मैं सीबीडीटी एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं क्या सर्कुलर जारी करके बताऊंगा कि अब से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसको इस तरीके से टैकल करना है, या इसका सॉल्यूशन है। तो ये क्या एज ए गाइडेंस है, एज ए क्या है, गाइडेंस है। डिपार्टमेंट आर बाउंड बाय सर्कुलर बट नॉट बाय एसएससी। इस बात को ध्यान रखना स्टार लगाकर। और यहां पे भी मैं एक यहां पे ये वापस स्टार लगाता हूं, 2 जगह। क्या बात है, ये सर्कुलर इशू किसने किया, डिपार्टमेंट ने खुद ने किया, यानी सीबीडीटी ने किया। तो जो खुद करता है वो तो बाउंड हो गई, यानी उसको तो इसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैंने क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया, इसका मतलब मैं कोई खुदा तो हूं नहीं, तो मैंने कह दिया आपको मानना ही मानना है। आपको अभी भी अगर मेरी बात में कोई दिक्कत लगती है तो आप हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हो और बोल सकते हो भैया मुझे इन्होंने सर्कुलर निकाला, लेकिन मुझे अभी भी डाउट मेरा सॉल्व नहीं हुआ है। तो याद रखना, इस सर्कुलर को डिपार्टमेंट को तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि खुद ने निकाला है, लेकिन एसएससी का मानना जरूरी नहीं है। यानी एसएससी कौन होता है, आगे जाके डेफिनेशन बताऊंगा। जो टैक्स पेयर है, आप और हम, हमें क्या बोला जाता है इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, एसएससी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसएससी। यानी एसएससी मानेगा, एसएससी बोल दूं या टैक्स पेयर बोल दूं,
एक ही बात है। क्या हम मानेंगे जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं, नोटिफिकेशन। ये कौन इशू करता है, ध्यान रखना है, ये कौन करता है, ये करता है सीबीडीटी पर। ये कौन करता है, ये करता है सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, हमारी पार्लियामेंट यानी सरकार, केंद्र सरकार इसको क्या करती है, इशू करती है नोटिफिकेशन। ठीक है, किस लिए किया जाता है? टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कानून में किसी प्रकार का कोई चीज लिखते समय रह गई, या कोई चीज क्लैरिफाई नहीं है, या किसी चीज में कुछ संशोधन करना है और संशोधन करते समय कोई चीज भूल गए या अच्छे से नहीं कर पाए, तो एक अलग से नोटिफिकेशन सरकार निकाल देगी अपनी वेबसाइट पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी निकालेगी और बोल देगी कि भैया ये चीज थी, इस पे मैं क्लैरिफाइड एकदम नोटिफिकेशन करा के बोल रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि आज से ये चीज मानी जाएगी, आज से ये चीज मानी जाएगी। तो जब कोई चीज पे इफेक्ट करना है हमें प्रोविजन पे, और वो इफेक्ट को हमें लागू करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, उसको बोला जाता है नोटिफिकेशन। सीबीडीटी ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड रूल्स बाय नोटिफिकेशन। अच्छा, सीबीडीटी के पास भी एक पावर है कि वो भी नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और जरिए से अपने जो रूल्स, जो यहाँ पे इनकम टैक्स रूल्स निकाले थे इसने, ये वाले, इसमें कोई संशोधन करना है या कुछ चेंज करना है, तो वो नोटिफिकेशन निकाल के इसके अंदर कोई चेंज, रूल्स के अंदर कोई नए ऐड करना है या कुछ पुराने को चेंज करना है, तो वो भी कर सकता है। और ये ध्यान रखना, जब नोटिफिकेशन निकलता है किसी चीज का, तो वो इट बाइंड्स बोथ, बोथ कौन, यानी डिपार्टमेंट को भी बाइंड करता है, उनको तो मानना ही मानना है, उसके साथ साथ असेसी को भी मानना ही है, यानी जो टैक्स पेयर है हम लोग, हमें भी उस चीज को मानना ही है, क्यों, अब ये बन गया कानून, ये क्या बन जाएगा, कानून। ठीक है, ओके सर। छठा कंपोनेंट हमारे सामने है, वो है केस लॉ। क्या है, केस लॉ। केस लॉ क्या है, कई बार नोटिफिकेशन हो, सर्कुलर हो, या असेसी कहता है मेरा ये मानना है, डिपार्टमेंट कहता है मेरा मानना है, और उलझ जाते हैं, उलझ जाते 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 तो वो कहाँ चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद भी एक ऑप्शन होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जिसको एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट हमारी इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अगर कोई फैसला आ गया, या तो पक्ष में या विपक्ष में, चाहे डिपार्टमेंट के पक्ष में है चाहे असेसी के पक्ष में है, और जो फैसला आ गया वो फैसला क्या बन जाएगा, लोह की लकीर बन जाएगी, वो फैसला बन जाएगा क्या, हमारा कानून बन जाएगा। वो फैसला क्या बन जाएगा, आज से कानून बन गया, आज से वो ही मानना है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। यानी डिसीजंस बाय कोर्ट केस लॉ बन जाता है, और जुडिशरी डिस्प्यूट्स बिटवीन डिपार्टमेंट और असेसी जब होता है, तब वो वहां पे पहुंचता है, जब इनमें डिस्प्यूट होता है, और सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट का जो डिसीजन होता है, इट बिकम्स लॉ, और वो क्या बन जाता है, हमारा कानून। उन्होंने बोल दिया कि ये लकड़ी सांप है, तो वो सांप ही मानना है, या सांप को बोल दिया ये लकड़ी है, सांप नहीं है, तो उसको लकड़ी ही मानना पड़े। ठीक है, ऐसे आंख बंद करके डिसीजन नहीं देते, बहुत सोच समझ के देते, तो डिपेंड करता है वो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो एक इनकम टैक्स लॉ बनाने के 6 कंपोनेंट आपको मैंने बताए। पहले इनकम टैक्स एक्ट खुद, एनुअल बजट जो हर साल होता है, फाइनेंस बिल जिसको बोला जाता है, इनकम टैक्स रूल्स जो सीबीडीटी इशू करती है क्लैरिफिकेशन के लिए, सॉरी उनके जो एक्ट है उस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए। चौथा, सर्कुलर जो सीबीडीटी इशू करता है, लेकिन डिपार्टमेंट ही बाइंड होता है, असेसी बाइंड नहीं होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम हो या डाउट हो उसको सॉल्व करने के लिए गाइडेंस के रूप में। नोटिफिकेशन, पांचवा, नोटिफिकेशन क्या, नोटिफिकेशन बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, किसके लिए, कोई चीज का अमेंडमेंट करना है तो सीबीडीटी भी कर सकता है अपने रूल्स के अंदर, और वो दोनों को बाइंड करता है। एंड द लास्ट एंड फाइनल, केस लॉ जो सुप्रीम कोर्ट दे देता है, वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है किसी भी डिस्प्यूट के अंदर। ठीक है, तो ये 6 कंपोनेंट भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए इनकम टैक्स के बारे में। अब इनकम टैक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर हमें निकालना पड़ता है टोटल इनकम निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, टोटल इनकम निकालनी पड़ती है, कि एक आदमी की, एक बंदे की टोटल इनकम क्या है उसको निकालना है हमें। तो उसके कुछ स्टेप्स है, वही स्टेप्स हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में क्या बन जाएंगे, चैप्टर बन जाएंगे, उन्हीं चैप्टर्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेप मैंने लिखे हैं, उनको आप चैप्टर मान लो, आगे इसी तरीके से हम अलग अलग चैप्टर भी पढ़ते हुए चलेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ के लिए आपको बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट का है, तो कंसेप्ट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखे गए हैं। स्टेप 1, पहला काम इनकम टैक्स के अंदर क्या होगा कि उसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस जाने। रेजिडेंशियल स्टेटस यानी क्या वो रेजिडेंट इन इंडिया है या नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है। पहली बात, क्या बात है, क्या वो भारत में रहने वाला नागरिक है या भारत से बाहर, तो इन दोनों का कैलकुलेशन अलग होता है। वो रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में हम पूरा समझेंगे क्या है इसका कार्य। तो पहला स्टेप ही क्या है, हमें ये समझना है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड। इनकम टैक्स की हमारे पास 5 हेड है,
हेड मैंने यहाँ पे नहीं दिखा रखे, मैं यहाँ पे समझाता देता हूँ। इनकम टैक्स के हमारे पास 5 हेड है। 5 हेड कौन से? सबसे पहले हेड है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी से कमाई हुई इनकम, या कोई सैलरी पर्सन है तो सैलरी से कमाई हुई इनकम, या कोई बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई हुई इनकम, यानी सीए भी, एडवोकेट प्रोफेशन भी हो सकता है, या वो क्या हो सकता है कैपिटल गेन से कमाई हुई इनकम। कैपिटल गेन मतलब ये जमीन जायदाद कोई बेचा उससे फायदा हो गया तो उसको कैपिटल गेन कहते हैं, पूंजीगत फायदा कहते हैं। और या फिर इन सब में नहीं हो, वो किस में चला जाएगा? अदर सोर्स में चला जाएगा। तो ये 5 हेड है। कितने हैं? 5 हेड में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। 5 हेड में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमें यह देखना है कि हमारा जो क्लाइंट है, पहली बात तो वो क्लाइंट क्या है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है इनकम टैक्स के अंदर, यानी वो इंडिया का है या बाहर का है, ठीक है। तो स्टेटस जानेंगे हम, टोटल इनकम निकालने के तरीके हैं। पहला उसका स्टेटस जानेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। दूसरा हम ये देखेंगे कि भैया वो कौन सी हेड में आता है। कौन सी हेड में आने का मतलब क्या हुआ कि भाई वो सैलरी, उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, सैलरी की है, बिजनेस की है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। हो सकता है 2-3 हेड की एक साथ हो, जरूरी नहीं कि एक हेड की होगी तो दूसरे की नहीं होगी। तो 5 हेड में से देखेंगे कौन से हेड में उसकी इनकम का कैलकुलेशन हो रहा है। उसके बाद हर हेड में अपने अलग अलग जो उसका रूल्स रेगुलेशन जो आगे अपन पढ़ेंगे, उसके तहत हमें उसका क्या करना है, इनकम का कैलकुलेशन करना है। इनकम का हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, टोटल करनी है, भाई इस इनकम में इतना टैक्सेबल है। उसके बाद उन सब इनकम में एक प्रोविजन और आता है क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी आदमी है उसने अपने वाइफ के नाम कर दी तो हम बोलेंगे नहीं भैया वाइफ कहां से कमा के लाई, आपने ही अपना इनकम को वहां डाइवर्ट किया तो उसको वापस जोड़ा जाए, तो उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। उन इनकम को जोड़ा जाता है। पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक बता रहा हूं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अगले स्टेप में क्या होगा, पिछले साल लॉस हो तो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इस साल का आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर हमारे सामने आता है जीटीआई। जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम, यानी ये सब चीज करने के बाद हमारे पास जो इनकम आई वो ग्रॉस टोटल इनकम होगी। उस ग्रॉस इनकम में कुछ किसी प्रकार के इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शन 80 के अंदर क्या दे रखे हैं, डिडक्शन दे रखे हैं। वो डिडक्शन हमें देकर उनमें लेस करके फिर जो बचेगा उसको बोला जाएगा टोटल इनकम बोला जाएगा। स्टेप 8 में जाके टोटल इनकम आए। इसी तरीके से हम इनकम टैक्स के चैप्टर को भी पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बाद 5 हेड पढ़ेंगे इनकम टैक्स के, उसमें क्या क्या कानून क्या क्या सिस्टम है। क्लबिंग के प्रोविजंस पढ़ेंगे, क्लबिंग कैसे की जाती है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम के बाद उसमें डिडक्शन कैसे दिया जाता है, किस किस सेक्शन में कितना कितना डिडक्शन मिलेगा वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो निकल के आएगा उसको बोला जाएगा टोटल इनकम। क्या बोला जाएगा, टोटल इनकम। उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ टैक्स है एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल कर दो। एक सरचार्ज है, रेट टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी लगता है, पढ़ेंगे अपन क्या 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 रेट से लगता है, वो लग जाएगा। रिबेट भी है वो भी मिलेगी, वो भी मिल जाएगी। हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स है जो कि 4% है टैक्स का, वो भी लगेगा इसके ऊपर। और कोई एडवांस टैक्स या टीडीएस आपका कटा हुआ है तो उसमें से लेस हो जाएगा। और लास्ट में या तो आपको टैक्स पेबल होगा या तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या आपका टैक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा ले लिया तो रिफंड हो जाएगा। तो इन्हीं स्टेप्स के अंदर हमारा पूरा इनकम टैक्स कंप्लीट होगा। इन्हीं स्टेप में पूरा इनकम टैक्स यूनिट 10 हमारा कंप्लीट होगा। इसलिए हमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना यूजी नेट में बहुत सारी फैकल्टीज पढ़ाती है, बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यानी अगर आप जैसे इनकम टैक्स भी पढ़ोगे तो इनकम टैक्स में मैं आपको बारीक बारीक चीजें बताऊंगा, लेकिन वो बारीक चीज मैं अकाउंटिंग में नहीं बता सकता आपको। अकाउंटिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और जब अपना सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ घास काटनी है तो मैं 200-300 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। सिर्फ मुझे घास काटनी है तो मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज नॉलेज अगर आपको देना है तो उस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, जैसे मेरी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इनकम टैक्स और इंटरनेशनल बिजनेस पे है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर्स है। एक ही आदमी सारी चीज नहीं कर सकता, इन चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब मैं इनकम टैक्स जो पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए। अब आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे पता नहीं, अभी तक तो मुझे मेरे इतिहास में मेरे जो एक्सपीरियंस है या मेरे करियर में मुझे अच्छा ही सब कुछ मिला है। रेस्पॉन्स बच्चों का, चलो कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे ना, थोड़ा रेस्पॉन्स और देख लेता हूँ कैसा है, ठीक है। लेवी ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का लेवी सेक्शन 4 के अंदर दे रखा है। किसके अंदर दे रखा है, सेक्शन 4। सेक्शन को याद कहां कहां करवाना मैं अपना कराऊंगा, वो आपकी चिंता नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। सेक्शन 4 में बोला लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देखो, इनकम टैक्स होता क्या है बता दिया मैंने, क्या उसके कंपोनेंट है वो बता दिया, कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो बता दिया मैंने। अब ये इनकम टैक्स लेवी कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन ये कैसे होता है सेक्शन 4 में दे रखी है, जिसको हम चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं। इसका क्या कहते हैं, चार्जिंग सेक्शन। मैं बताऊंगा चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे सब समझोगे आप। इनकम टैक्स लेवी क्या होगा, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूं। इनकम टैक्स इज अ टैक्स, ये क्या है, एक कर है, वो मुझे पता है सर।
लेवाइड ऑन, ये किस पे लगता है, किस पे लगता है, ऑन अ टोटल इनकम। अच्छा किस पे लगेगा, टोटल इनकम पे लगेगा, पहली बात याद रखना। ऑफ द प्रीवियस ईयर, कौन से, प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम, इस साल की नहीं, प्रीवियस ईयर, पिछले साल की टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा। ऑफ एवरी पर्सन, हर एक पर्सन के ऊपर लगेगा। अब तीन बातें यहां समझने की जरूरत है। पहली बात तो टोटल इनकम होती क्या है, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। टोटल इनकम इस तरीके से निकलेगी, किस तरीके से, इस तरीके से टोटल इनकम निकलेगी, और लास्ट में जो 8वें नंबर पर पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल इनकम। तो पहली बात तो हमें हर आदमी की क्या निकालनी है, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम निकालने का तरीका हमें पता चल गया, जो हम आगे पढ़ते जाएंगे कैसे कैसे निकालते हैं। निकालनी कौन से, प्रीवियस ईयर की। तो ये प्रीवियस ईयर से क्या होता है, अभी इसको भी समझते हैं, अगले कंसेप्ट में प्रीवियस ईयर को समझना जरूरी। ऑफ एवरी पर्सन, अच्छा पर्सन कौन होता है, पर्सन यानी सर वो हर वो आदमी जो जीवित है वो पर्सन माना जाएगा, नहीं। यहां पे पर्सन की डेफिनेशन एकदम अलग है। जरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे आते हैं, पहले इन बातों को समझते, तीन बातें समझते, इनकम टैक्स का पूरा सिस्टम, पूरी मेन डेफिनेशन में आ गई कि इनकम टैक्स वो टैक्स है जो लगता है किस पे, टोटल इनकम पे लगता है प्रीवियस ईयर की, टोटल इनकम पे लगता है प्रीवियस ईयर, और ऑफ एवरी पर्सन, हर पर्सन की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स कहा जाता है। टोटल इनकम कैलकुलेशन हमें समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर और एवरी पर्सन, ये दो डेफिनेशन हमें समझनी है, एक हमें समझ आ गई, ये दूसरी और ये तीसरी हमें समझनी है, जो हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करते हैं इनकम टैक्स की। इसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के अंदर पर्सन और ये दोनों में आपको समझाता चलता हूं, ठीक है, समझेगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी, इनकम टैक्स की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनको समझते हैं, बाकी ज्यादातर बातें मैं बता चुका हूं, उसको और डिटेल में समझते हैं। असेसी कौन, जो अभी जस्ट बताया था, अ पर्सन बाय हुम मैनी टैक्स, ये थोड़ी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई, एनी टैक्स, मैनी नहीं, एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी, ठीक है, एनी टैक्स, अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और ऑब्लिक एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। यानी इस एक्ट के, इस कानून के तहत वो आदमी, वह व्यक्ति जो क्या हो, कोई टैक्स पे करने का जिम्मेदार हो, या टैक्स के अलावा कोई और भी अमाउंट है, कोई पे है, दूसरा पैसा ही जमा कराने का हो, तो वो सब आदमी जो लाइबल हो जाएगा उसको हम क्या कह देंगे, असेसी। यानी सिंपल सिंपल सी बात में मैंने कह दिया था, टैक्स पेयर कौन हो गया, टैक्स पेयर, वो आदमी जिसको टैक्स पे करना है, वो सारे कौन माने जाएंगे, असेसी माने जाएंगे। ठीक है, यानी जो हमारे सामने जो लोग होंगे, जो एक तो हो गया डिपार्टमेंट हो गया खुद, और एक सामने जो लोग हो गए वो हो गए असेसी, यानी जिससे टैक्स लिया जाएगा, यानी आप और हम। ठीक है, नॉर्मल जनता। ठीक है, ओके सर। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट के साथ में प्रीवियस ईयर और ये भी आपको समझाता जाता हूं। चलो असेसमेंट की डेफिनेशन, दिस इज द प्रोसीजर, ये क्या है, प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ असेसी इज डिटरमाइंड। ये एक वो सिस्टम है, कैलकुलेशन, अगर असेसमेंट की सीधी नाम बोलूं तो मैं कह सकता हूं कैलकुलेशन करना, क्या करना, कैलकुलेशन, असेसमेंट करना, किसी का कैलकुलेशन करना। किसका करोगे भाई, असेसी का ही करोगे, टैक्स पेयर का ही कैलकुलेशन करोगे, और किसका करोगे, कैलकुलेशन में क्या करोगे, उसकी टोटल इनकम देखेंगे हम। जब टोटल इनकम को निकालना ही क्या बोला जाता है, उसका असेसमेंट कहा जाता है। क्या बोलता है, उसका असेसमेंट कहा जाता है, यानी उसकी टोटल इनकम का कैलकुलेशन करना ही क्या कहा जाता है, असेसमेंट कहा जाता है। ये एक प्रोसीजर है जिसमें असेसी की इनकम को डिटरमाइन किया जाता है, समझा जाता है या निकाला जाता है। ठीक है जी सर, यहां भी बात समझ में आ गई है। अभी तक आपने सर प्रीवियस और ये नहीं समझाया, बिल्कुल समझाऊंगा, धीरे धीरे आपकी मैं बांधूंगा, सिस्टम बांधूंगा, बेसिक चीजों से आप चीजें समझते जाओगे। असेसी समझ लिए, असेसमेंट की डेफिनेशन समझ लिया। अब यहां पे वापस आता हूं, इनकम टैक्स क्या है, टैक्स लेवाइड ऑन अ टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। किस पे लगेगा, टोटल इनकम पे लगेगा, और किसकी टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर की ऑफ एवरी पर्सन, पर्सन की प्रीवियस ईयर की इनकम पे, टोटल इनकम पे जो टैक्स लगने वाला है उसको बोलता है इनकम टैक्स। अब पर्सन की डेफिनेशन था, पर्सन हमारे यहाँ क्या सर, हर वो जीवित इंसान पर्सन होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी लोग होंगे, समझते हैं। पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी आप और मैं, आप और मैं, एक इंडिविजुअल आदमी, मिस्टर भरत सिंह राठौड़ इंडिविजुअल आदमी, आप कोई भी मिस्टर एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, इंडिविजुअल आदमी, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल, वो भी पर्सन होगा। ठीक है, एचयूएफ, एचयूएफ को बोलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बोला जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो एक फैमिली होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, आपने देखा होगा कई जगह बिजनेस होता है, बंसीलाल एंड सन्स या मांगीलाल एंड सन्स, ये क्या है, वो मांगीलाल एंड सन्स ये है, उनकी पूरी फैमिली का बिजनेस है, तेल का व्यापार करते थे, बचपन से तेली है, तेल का व्यापार करते थे, और वो उनका फैमिली बिजनेस हो गया। आज उनकी ऑयल कंपनी है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सब कुछ है, यानी ये सरसों का तेल और ये बड़ी से रिफाइनरी, बड़ी रिफाइनरी लगा रखी है उन्होंने इस चीज की। लेकिन ये क्या है, ये है कि भैया उनका
फैमिली बिजनेस है तो वो एज एन एचयूएफ कहलाएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाएंगे, ना कि इंडिविजुअल कहलाएंगे, क्योंकि उनकी इनकम भी बड़ी होती है और वो इनकम सब फैमिली के हर मेंबर में बढ़ती है और फैमिली का हर मेंबर उसी धंधे में, उसी बिजनेस में लगा हुआ है, उसे बोला जाता है एचयूएफ। तो वो भी, उसकी भी इनकम टैक्सेबल होगी, बिल्कुल सर। कंपनी, कंपनी तो आप जानते ही हो कंपनी क्या होती है, उसकी अच्छी डेफिनेशन भी अभी समझेंगे। कंपनी, सारी कंपनियां भी क्या मानी जाएगी, एवरी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी, यानी उनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा। फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, फर्म कौन सी, यानी पार्टनरशिप फर्म, तो ये पार्टनरशिप फर्म भी क्या है, इनके ऊपर भी टैक्सेबल लगेगा। आपने देखा होगा ना ए बी सी 3 पार्टनरशिप फर्म है, तो इनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा। एओपी, एओपी को बोला जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्संस, क्या बोला जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी। अभी बताऊंगा डेफिनेशन एओपी होता क्या है, वो भी टैक्सेबल होगा, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा। बीओआई, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, सॉरी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा। और लास्ट है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यानी ये कौन हो गए, जैसे कि मंदिर के, जैसे टेंपल हो गए, मंदिर हो गए, कोई ट्रस्ट हो गया, ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल, यानी शिवजी, शिवजी भी इनकम टैक्स में, शिवजी को भी असेसी माना जाएगा, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे और उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, यानी उनकी कमाई गई, उनके मंदिर की कमाई गई जितनी है, तिरुपति बालाजी है जो भी है, इनके मंदिर की जितनी भी कमाई की इनकम है या कोई मस्जिद है, इनके ऊपर की भी इनकम टैक्स लगेगा। हालांकि उनको जाके अलग से ट्रस्ट में छूट दे दी जाती है, लेकिन इनकम टैक्स के दायरे में वो भी आते हैं। यानी पर्सन की डेफिनेशन में जो लोग भी आते हैं वो सब, उन सब पे भी इनकम टैक्स लगेगा ही लगेगा। यानी आपको पता चल गया, यानी पर्सन कौन कौन, सारे लोग पर्सन हो गए, इनके प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा। प्रीवियस ईयर क्या हो गया उसको हम समझते हैं, 2 मिनट इसको रोक के हम सीधे आते हैं किस पे, प्रीवियस ईयर पे। तो ये समझेगा असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर के या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसको समझेगा। असेसमेंट ईयर क्या हुआ और फाइनेंशियल या प्रीवियस ईयर क्या हुआ, इनकी डेफिनेशन को समझते हैं, छोटी सी बात में समझते हैं। अभी क्या चल रहा है सर, अभी चल रहा है सर 22-23 चल रहा है सर, क्या बात करते हो, 23 तो अभी आया ही नहीं है सर, ये तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, समझेगा मेरा। 22-23 जब मैं कहता हूं इनकम टैक्स के अंदर, तो समझेगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। हमें से याद है इनकम टैक्स जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है, अप्रैल टू मार्च चलता है, ना कि जनवरी टू दिसंबर चलता है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, जब मैं 22-23 लिखता हूं तो होता है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ठीक है। अब ये क्या है, ये 22-23, ये है हमारा असेसमेंट ईयर। क्या है ये हमारा है असेसमेंट ईयर, इसको बोलेंगे AY, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल मैं अपने पिछले साल का ब्यौरा देता हूं, यानी कैलकुलेशन जिस साल में कर रहा हूं उस साल को बोला जाएगा कैलकुलेशन ईयर, यानी असेसमेंट ईयर, राइट। और जिस साल का दूंगा वो होगा पिछले साल। छोटा सा एग्जांपल समझिए, अगर जुलाई में मैंने कितना पैसा कमाया वो मैं कब बता पाऊंगा, जब जुलाई खत्म होगा तभी बता पाऊंगा ना। आप मुझे 28 जुलाई को पूछोगे कि भैया बताओ जुलाई में आपने कितना पैसा कमाया, तो मैं बता पाऊंगा क्या, नहीं। मैं बोला अभी जुलाई तो बाकी है भाई, 28 बाकी है, 29, 30, 31, 4 दिन बाकी है, 4 दिन और होने तो 1 अगस्त को बताता हूं मैं जुलाई में आपने कितना कमाया, मैंने कितना कमाया। तो यानी पूरा साल कंप्लीट होने के बाद ही मैं बताऊंगा ना इस साल में मैंने कितना कमाया। तो जिस साल खत्म हो जाता है उसके अगले साल हम बताते हैं कि पिछले साल में हमने कितना कमाया, तो खत्म होने के अगले साल को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। जिस साल में हम बताएंगे, यानी अगस्त मेरा हो गया असेसमेंट ईयर, और उससे पुराना जुलाई क्या हो गया मेरा, प्रीवियस ईयर, यानी इससे जस्ट पुराना प्रीवियस ईयर, जिसे दूसरा नाम भी बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मेरा असेसमेंट ईयर 22-23 है तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, जरा सा होशियार लोगों मुझे बताओ इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, कि जस्ट सर इससे पुराना यानी 21-22, यानी सर 1 अप्रैल दिख रहा है ना, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का क्या हो जाएगा हमारा सर, आपका ये हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर, या इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। और इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 22-23, यानी 1 अप्रैल 2000, यानी 22 से लेकर 23 तक मुझे पुराने खातों का ब्यौरा देना है, राइट। यानी इनकम टैक्स हर उस इंसान पे लगेगा, पर्सन पे, जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसकी टोटल इनकम पे लगेगा। पर टोटल इनकम कौन से साल की, इस साल की नहीं, प्रीवियस ईयर की। ये साल तो खत्म हो गया, यानी मार्च से पहले साल का, यानी उसके प्रीवियस ईयर का लगेगा, जिसको हम दूसरा नाम भी क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। आई होप यहां तक आपको इतनी मेरी मेहनत काम आई हो और आपको इस प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन भी समझ में आई होगी। ओके, तो यहां तक आज की क्लास हो गई है। अब मैं दूसरे पार्ट में कंपनी की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, अपन एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे
इंडिया की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ेंगे, और एक छोटी क्लास में ये पढ़ेंगे कुछ केसेस में इनकम प्रीवियस ईयर में नहीं होकर इसी साल में हो जाती है, प्रीवियस ईयर में नहीं होती। ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा, 44 मिनट हो गए, तो मैं इसको रोकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट 2 में छोटा सी क्लास और ले लेंगे, उसमें सारी चीज बताएंगे। तो भैया आज फिर मैं आपको बोलता हूँ, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे है 8233504084, 4084, पीछे है नंबर। ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही, अभी ही गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में जाके वन एग्जाम का ऐप आप लीजिए, उसके अंदर यूजीसी नेट का कोर्स अवेलेबल है, तुरंत प्रभाव से बाय किए, डेमो क्लास देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नोट्स में आपको यहाँ पे प्रदर्शनी, थोड़े से नोट्स की प्रदर्शनी कर लेता हूँ कि भैया मेरे पास नोट्स कैसे कैसे है। ये ऐसे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट, और ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे इस तरीके से, रंगीत आपकी जिंदगी रंगीन आपको नोट्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ ये जो पीपीटी क्लासेस है, ये भी आपको पीपीटी भी अवेलेबल होगी, ताकि रिवीजन करने में आपको इजीली आसानी हो। और मेरी क्लासेस तो आपके लिए अवेलेबल है ही, उसके अलावा एमसीक्यू भी आपको दिए जाएंगे, पूरे एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और आपको दिसंबर एग्जाम में जेआरएफ होल्डर बनाना ही हमारा टारगेट। तो भैया कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास अगले दिन अगले नए मूड के साथ। धन्यवाद।